नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं भी शेख मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चूंकि ये चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसका पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का वीडियो दे दिया है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लगभग 50% पोर्शन कवर कर लिया था एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर देंगे। एंड पार्ट 1 में जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि जिन लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है, एक बार जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर सरकार के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त की थी, जैसे कि सरकार के कार्य, सरकार के स्तर, सरकार के प्रकार, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, और भी कई सारे टॉपिक हैं जो कि हमने क्लास 6 में डिस्कस किए थे। उन सभी टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ा है, उनको समझा है, तो ये चैप्टर समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम एक बार देखते हैं पहले कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था एंड उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हमारे पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि लोकतंत्र में सरकार से हमारी आम जनता क्या अपेक्षाएं रखती है। बेसिकली हमारी जो आम जनता होती है वो अपनी सरकार से अपेक्षा रखती है कि सरकार हमारे लिए कल्याण के कार्य करे, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता के लिए कल्याण के कार्य सरकार करे। ये हम आप सभी लोग अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य की हमने यहाँ पर कंप्लीटली डेफिनेशन डिस्कस की थी। देखो, बेसिकली हम लोग कह देते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, जिस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी है, अर्थात वो व्यक्ति स्वस्थ है और उसे हम स्वास्थ्य से जोड़ देते हैं। बट स्वास्थ्य की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो काफी बड़ी होती है। स्वास्थ्य का संबंध केवल बीमारियों से नहीं होता है, उन कारणों से भी होता है जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो हमने इसे पूरा डीपली यहां पर डिस्कस किया है, आप जाकर के पार्ट 1 में देख सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। आज हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रबल हो चुकी हैं। हम हर साल लगभग 30,000 प्लस डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं एंड इसके अलावा हमारे देश में अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर 2017 का आंकड़ा ये बता रहा है कि 23,583 हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद भी अगर आप देखो तो हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं आज उतनी बेटर नहीं है, जिनको हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और इसके बाद में चौथा बिंदु और है, इसके माध्यम से कंपैरिजन के द्वारा इस चीज को डिस्कस किया। यहाँ पर आपके पॉजिटिव चीजें थी और हम क्या नहीं कर पाए हैं वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती थी, अर्थात नेगेटिव चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। तो हमने इसे कंपैरिजन के माध्यम से पूरा हमारे देश में स्वास्थ्य की जो सेवाएं उपलब्ध हैं एंड जो हमारे देश में भूमिकाएं हैं उस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने इसी टॉपिक को थोड़ा सा डीपली और गए, हमने डिस्कस किया, कार्यपालिका को डिस्कस किया। हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका कितनी खराब है, जिस वजह से हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी बेटर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि हमें सरकार को टैक्स अर्थात कर क्यों देना चाहिए, इसके पीछे के कई सारे रीजंस को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड अब फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, आप देखोगे कई सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। कई सारे हॉस्पिटल ऐसे भी आपको देखने को मिलते हैं जिनका चलाने का जो जिम्मेदारी होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। कई सारे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मोटे तौर पर हम 2 वर्गों में इनको बांट सकते हैं। एक आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, एक आपके निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। दोनों को आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा या फिर हम कहें कि तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है। स्वास्थ्य केंद्र अर्थात आप देखोगे जैसे कि क्लिनिक होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जहाँ पर डॉक्टर बैठ करके इलाज करते हैं। एंड इसके अलावा अस्पताल होते हैं बड़े बड़े, आप देखोगे हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है। एंड इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कई सारे आपको छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, तो ऐसी सुविधाएं जो होती हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इसके अलावा जो बड़े अस्पताल होते हैं, इनको गवर्नमेंट ऑन करती है और गवर्नमेंट ही इनको चलाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहर व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। आप देखोगे ग्रामीण इलाके में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं छोटे छोटे, वहां पर जब आप दिखाने के लिए जाओगे और उन डॉक्टरों की बस की बात नहीं होती आपको ठीक कर पाना, तो वो क्या करते हैं, रिफर कर देते हैं जिला अस्पताल के लिए। और जिला अस्पताल में जब वो नहीं संभलती है तो वो अपने से बड़े अस्पताल में उसको रिफर करता है, और फिर वहां पर भी जब चीजें नहीं संभाल पाता है तो वो अपने से बड़े हॉस्पिटल में उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस मरीज को
को रिफर कर देता है। तो ये सभी के सभी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है, जिससे कि शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सुविधाओं को प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की जरूरत वाली सभी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। अभी आप देखोगे कोरोना काल में जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी हो रही थी और वो स्थानीय अस्पताल में, मतलब अपने छोटे से स्वास्थ्य केंद्र पर जाते थे, उनकी सूचना जिला अस्पताल में पहुंच जाती थी और जब वो वहां पर बीमार पड़ते थे तो उनको वेंटिलेटर पर जिला अस्पताल में, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे जहां पर रखा जाता था और उनका इलाज किया जाता था। ये चीजें आपको देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, हर ग्राम के स्तर पर होता है, जहां पर प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हर लगभग स्टेट में ये सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी खोल दिए गए हैं, जो कि हम न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं, तो वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम गांव की बात करें तो ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता ही होता है, ठीक है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, अर्थात इन स्वास्थ्य केंद्रों में जो नर्स और जो डॉक्टर होते हैं, स्वास्थ्य सेवक होते हैं, इनको जो सामान्य बीमारियां, जैसे कि आपको बुखार आ गया, खांसी है, जुकाम है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इसके अलावा चोट लग गई है कोई, ठीक है, टांके लगाने हैं, या फिर सर दर्द हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए इन डॉक्टरों को और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देख रेख में कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राम स्वास्थ्य सेवक होते हैं, शायद इनको कंपाउंडर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कहा जाता होगा, हम हिंदी में याद रखते हैं ग्राम स्वास्थ्य सेवक, ठीक है। ये जो होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम करते हैं, अर्थात उनके नीचे काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सारे सरकारी अस्पताल आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो, कहने का अर्थ यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे आप गांव में जाओगे तो गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक कार्य करता है। अब जो ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में काम करता है, अर्थात उसके नीचे आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनसे वो परामर्श लेता है और समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसके बाद में जैसे से आप आगे जाओगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार क्या होता है कि एक ही जो तो स्वास्थ्य केंद्र होता है और वो कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। कई सारे गांव के लोग उसी स्वास्थ्य केंद्र में आकर के अपना इलाज कराते हैं। लगभग हर क्षेत्र में आपको एक न एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। अब जितने भी ये स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये सारे के सारे जिला के अंदर ही आते हैं। इनके ऊपर एक हॉस्पिटल होता है जिसे जिला अस्पताल कहते हैं, सिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। अब जो जिला अस्पताल होता है, ये कई बार किसी शहर में एक ही होता है और कई बार क्या होता है कि ये किसी शहर में एक से अधिक भी होते हैं, ठीक है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जो बड़े शहर होते हैं वहां पर कई सारे अस्पताल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। अच्छा, जो ये स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं भाई, ग्राम के स्तर पर जो आपको हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं या फिर जो जिला के लेवल पर आपको हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, इनको एक कारण से नहीं कि भाई गवर्नमेंट चलाती है, सिर्फ इसी वजह से नहीं, इनको कई सारे कारणों की वजह से सार्वजनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित किया है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि संविधान कहता है कि भाई अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार में संविधान के अनुसार जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य है, वो वचनबद्ध है इस चीज के लिए कि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना होगा, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी होंगी। अब अगर ये उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं तो यहां पर उल्लंघन होगा, इन्होंने जो वचन दिया है वो वचन टूटेगा। तो ये वचनबद्ध है, हमारी जो सरकार होती है वो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस वजह से ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी पार्ट 1 में, ठीक है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। कितने कारण हो गए? एक कारण तो ये हो गया कि इन्हें गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है। दूसरा कारण क्या हो गया? गवर्नमेंट ने ये वचन दिया है कि हम सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है, उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा कारण ये है कि भाई हम जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं उसी पैसे से ये हॉस्पिटल
चलाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये सार्वजनिक है, क्योंकि सभी लोगों के पैसे से ये हॉस्पिटल चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो 1 रुपए का पर्चा बनता है। ठीक है, जो ग्राम के स्तर पर होता है, ठीक है, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर 1 रुपए का पर्चा मिलता है और आपको दवाइयां दे दी जाती हैं। आप जिला अस्पताल में जाओगे तो वहां पर आपका 1 रुपए का पर्चा बनेगा, दवाइयां फ्री में दे दी जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ी जांच वगैरह करवाते हो तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है। ठीक है, या फिर मतलब और भी कई सारे कारण होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है। आप उससे भी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बहुत कम खर्चे में, जितना खर्चा आ रहा होगा, ठीक है, उससे बहुत कम खर्चे में आपका इलाज वहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम कीमत में या फिर निःशुल्क ही आपका इलाज किया जाएगा। आप देखते हो 1 रुपए का पर्चा बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बनता है कि नहीं बनता है? तो ये बहुत कम कीमत में इलाज किया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। अब गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है उसको इलाज कराने के लिए तो कोई ना कोई डॉक्टर चाहिए है, कोई ना कोई हॉस्पिटल चाहिए, बट उसके पास में पैसा नहीं है, तो क्या करता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त लगना है, हैजा है, चिकनगुनिया है आदि को फैलने से रोकना भी है। आप देखोगे कई बार आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवक आते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं कि भाई किस गांव में कौन सी बीमारी फैल रही है, और उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण भी लगवाया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवक होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का ये एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि कौन सी बीमारी आ रही है इसको पहचानो और फिर उसको फैलने से रोको। ठीक है, टीकाकरण करवाया जाए या फिर उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उनका ध्यान रखा जाए, जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए जागरूक भी करते हैं, टीकाकरण भी करवाया जाए। जैसे कि आप देखोगे पोलियो के टीकाकरण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को बचपन से ही 2-3 टीके लगाए जाते हैं। एक आप देखो कंधे में लगाई जाती है, एक कमर में सुई लगाई जाती है, तो टीकाकरण भी ये करवाया जाता है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, ये स्वास्थ्य सेवकों को करना ही होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। हाँ देखो, जो ये व्यवस्था की बात की जा रही है कि इन बीमारियों को फैलने से रोकना, तो इसकी व्यवस्था सरकार अकेले नहीं करती, ना ही सरकार कर पाएगी। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। ठीक है, अगर भाई गवर्नमेंट चाहे कि मलेरिया को फैलने से रोकना है तो क्या रोक सकती है? भाई मच्छर है, कहीं भी पैदा हो जाएगा। अब आम जनता है, उसने कहा कि हम मलेरिया को फैला के रहेंगे, सरकार कह रही कि हम नहीं फैलने देंगे। अब सरकार भाई कितने मच्छरों को मारेगी? भाई आप सफाई करके जाओगे, ठीक है, सरकार ने कहा कि भाई हम गंदगी नहीं रहने देंगे, सरकार ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, वो आकर सफाई कर रहा है, आप जैसे वो सफाई करके गए आपने फिर गंदगी फैला दी। तो भाई ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे कि भाई मच्छरों को पैदा होने से रोकना है। ठीक है, इसके लिए अभियानों को, जो मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, ठीक है, सफाई अभियान वगैरह, तो इन अभियानों को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि सभी क्षेत्रों, ठीक है, सभी पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व छतों आदि पर पानी को एकत्र ना होने दें। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि गंदगी ना फैलने दें। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर जनता की मदद लेनी होती गवर्नमेंट को। अगर मदद नहीं लेगी तो जैसे कि कोरोना काल के टाइम पर देखो, मोदी जी ने सभी जनता को एकत्रित एक होकर के कोरोना से लड़ने का आह्वान किया था कि भाई सभी लोग एक होकर के लड़ो, सभी मास्क लगाकर चलो। अब कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट जनता मान लो कि मास्क लगाकर नहीं चल रही, तो इससे क्या होगा? कोरोना फैलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब भाई गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हम टीकाकरण करवा रहे हैं, जनता कहे हम नहीं टीकाकरण करवाएंगे, तो जनता का सपोर्ट लेना ही होगा बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमें मिलता है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। देखो हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी लोगों के हित में, ठीक है, संविधान के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भाई सभी लोगों को संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, ठीक है, कि भाई लोगों का भला किस क्षेत्र में होगा। इसके अलावा सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सबसे पहला काम तो यह कि जनता की भलाई के बारे में सोचना, ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है, ये पहला कर्तव्य है हमारी सरकार का जनता के प्रति। ठीक है, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। भाई ये तो बात बिल्कुल सही। अगर कोई हॉस्पिटल जो है समय पर किसी व्यक्ति को इलाज नहीं कर रहा है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन साफ ये है कि भाई हॉस्पिटल जो है वो व्यक्ति की जान बचाने में असमर्थ है या फिर व्यक्ति को सही टाइम
टाइम पर इलाज प्रदान नहीं कर पा रहा है, इसका तात्पर्य निकलता है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं की जा रही। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हॉस्पिटल को गवर्नमेंट चलाती है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक सेवाएं दें, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। अर्थात इमरजेंसी जो इलाज होता है इमरजेंसी में, ठीक है, तो आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अब मान लेते हैं कि भाई आप जो हो रात को 12 बजे बीमार पड़ गए, अब 12 बजे डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा भी उपलब्ध करवा के रखी है कि इमरजेंसी में डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए मौजूद रहे हर हॉस्पिटल में। ठीक है, आप जिला अस्पताल में जाओगे तो देखो डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है आमतौर पर सुबह 9 बजे से लेकर के और 2 बजे तक ड्यूटी रहती है, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी यहां पर बताई जा रही है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें। ठीक है, जो दिन के टाइम पर मरीज बीमार आ रहे हैं उनको इलाज करें, लेकिन अगर इमरजेंसी में, ठीक है, अगर इमरजेंसी में आकस्मिक इलाज की जरूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या आकस्मिक किसी व्यक्ति को मान लेते कि पेट में दर्द होने लगा या फिर कोई और बीमारी हो गई, तो आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सरकार प्रदान करे, इसके लिए भी कहा गया है संविधान में। इसको भी प्रस्ताव इसके भी मतलब क्या है कि बात कही गई है। ठीक है, तो वो चीज भी देखने को आपको मिल जाती है। यहां तक हमने डिस्कस किया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। हमने सबसे पहले देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, इसके केंद्र आपको कहां कहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देखो ग्राम के स्तर पर होता है, फिर आपको जिले के स्तर पर भी जिला अस्पताल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्राम के स्तर पर नर्स और ग्राम सेवक होते हैं जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के देखरेख में काम करते हैं, और जिला अस्पताल में आपको प्रमुख डॉक्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो गवर्नमेंट है वो हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, और जो हमारे हॉस्पिटल चलते हैं ये हमारे ही द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से चलते हैं, इसलिए हमको टैक्स भी देना चाहिए। अगले पॉइंट पे हमने यहां पर देखा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ये हमें या तो निःशुल्क और या तो बहुत ही कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो हमें बहुत ही कम पैसे में, आप देखो 1 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने भी देखा कि गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य सेवक होते हैं उनका कार्य ये भी होता है कि बीमारियों को फैलने से रोकना। ठीक है, इतने टॉपिक को हमने डिस्कस किया। एंड बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवक जो होते हैं जनता की मदद लेते हैं, जैसे कि टीकाकरण हो गया, साफ सफाई रखना हो गया, इसके अलावा छुआछूत को थोड़ा सा दूर रखना हो गया, इन क्षेत्रों में जनता की मदद भी ली जाती है। इसके बाद में हमने देखा कि संविधान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या जो तो प्राथमिक कर्तव्य दिए गए। ठीक है, उन चीजों को भी हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह देखते हैं उनके बारे में भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे देश में कई तरह के निजी अस्पताल आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर हम यूं कहें कि निजी स्वास्थ्य सेवक आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं, आप देखोगे किसी किसी का निजी क्लिनिक होता है, डॉक्टर क्लिनिक चलाते हैं ना अपने निजी, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिनको आरएमपी कहा जाता है ये भी मिल जाते हैं। आपने सुना होगा कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास में एमबीबीएस की डिग्री तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है बड़े डॉक्टर के अंतर्गत रह करके प्रैक्टिस की है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई हम प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, तो इनको एक अलग प्रकार की डिग्री दी जाती है जिसको हम कहते हैं आरएमपी। गूगल पर डाल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला आपको डॉक्टरों के निजी दवाखाने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं कि भाई निजी क्लिनिक, ठीक है, निजी क्लिनिक कह सकते हैं। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी देखने को मिल जाएंगे जिनको आरएमपी कहा जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। आप देखोगे सर्जन की डिग्री उनको दी जाती है, कहते हैं कि भाई ये सर्जन है। ठीक है, ये जो तो दिमाग का जो इलाज है उसका सर्जन है, ये पेट के सर्जन है, ये ऑपरेशन करते हैं आंख का तो ये आंख के सर्जन है, तो उनको सर्जन की डिग्री या फिर कहेंगे सर्जन की उपाधि इनको दे दी जाती है। ठीक है, तो विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जाने वाले अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। जब प्राइवेट सेक्टर में देखोगे काफी लोग जो हैं, काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं। आप अगर देखोगे तो प्रयोगशालाएं जिन्हें हम लैब कहते हैं या फिर हम जिन्हें पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी आपको आज हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में या फिर हम कहें कि अलग अलग शहरों में, आजकल तो ग्रामीण इलाकों में भी पैथोलॉजी खोली जाने लगी, तो आपको नर्सिंग होम, इसके अलावा हॉस्पिटल, इसके अलावा प्रयोगशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी। अब वो बात अलग है कि आप जिस प्रयोगशाला में अपनी जांच कराने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पहले से पता कीजिएगा, वहां का रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्योंकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कई सारी ऐसी प्रयोगशालाएं भी मिल जाएंगी जहां पर आपकी जांच तो की जाती है लेकिन वहां पर सटीक जांच आएगी इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, गारंटी नहीं होती, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है। हमारे ही मोहल्ले के एक व्यक्ति थे जिनको पेट में दर्द हुआ, वो गए अपनी जांच करवाने के लिए पैथोलॉजी में, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, व्यक्ति ने वहां पर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपके पेट में पथरी है।
ठीक है। अब वो बड़े डॉक्टर के पास में गए, बड़े डॉक्टर ने कहा कि भाई हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने आप पर अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके पेट में कह रहे हैं कि आपके लीवर में सूजन है, तो अब किसकी बात मानी जाए। तो जो प्रयोगशालाएं मौजूद हैं ये आपको हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगी। लगभग बहुत सारी प्रयोगशालाएं देखने को मिलेंगी, एक एक शहर में आपको 100 प्रयोगशालाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इन प्रयोगशालाओं में से वो प्रयोगशाला आपको चुननी है जहां पर सटीक जानकारी आपको दी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो प्रयोगशालाएं होती हैं ये परीक्षण करती हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती हैं, जैसे कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि ब्लड की जांच है, जिसे सीवीसी करते हैं, मलेरिया की जांच है, डेंगू की जांच है, चिकनगुनिया की जांच है, इन सभी की जांचें भी उपलब्ध करवाती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर हम दवाइयां खरीद सकते हैं, जिन्हें मेडिकल स्टोर कहते हैं, मेडिकल शॉप जिनको कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के सेक्टर में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वही बात कि गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय के पास में जाते हो और उससे आप ये चाहते हो कि आपका काम जल्दी हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम मानते हैं कि भाई एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, आपको जांच करवानी, ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी जांच 2 घंटे में जांच की रिपोर्ट दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गए तो 2 दिन का समय लगेगा। ऐसा आपको कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आजकल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी वाले, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, बट जो जैसे कि जिला अस्पताल वगैरह में आप देखोगे जाकर के, तो दूसरे दिन ही रिपोर्ट दी जाती है लगभग हर हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जैसे कि इनके नाम से ही ज्ञात है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, तो इनके ऊपर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। याद रखना, इनके ऊपर ना ही सरकार का नियंत्रण होता है, ना ही इनका स्वामित्व होता है। इन्हें ऑन करना मतलब इनको चलाने की जिम्मेदारी होती है किसी एक व्यक्ति की या फिर व्यक्तियों के समूह की होती है। कहने का अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। हाँ, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बहुत मोटी गड्डी लेकर के जानी होगी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। आपको अगर फीवर भी आएगा और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो वो आपसे 50 जांच करवाएगा। सबसे पहले कहेगा कि भाई सीवीसी की जांच कराओ, फिर मलेरिया की कराओ, फिर डेंगू की कराओ, फिर चिकनगुनिया की कराओ, फिर टाइफाइड की जांच कराओ। सारी जांच कराएगा, फिर उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आपका इलाज करेगा। आप वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो ये सारी जांचें आपकी फ्री में करवाई जाएंगी, ठीक है। आप अगर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास में जाओगे तो आपसे पूछेगा लक्षण क्या है, आप बताओगे, वो उसी के आधार पर दवा दे देगा और आप दवा को खाकर ठीक हो जाओगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चलें, कोई भी बीमारी आपको छोटा छोटा बुखार तक होगा, वहां पर क्या है कि धन बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो व्यक्ति बैठते हैं वो पैसा कमाने के लिए अधिकतर बैठते हैं, ठीक है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अस्पताल चलाती हैं, हाँ ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हुई हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको फार्मा इंडस्ट्री ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो दवाइयां बनाती हैं और उनको बेचती भी हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा और समानता। यहां पर हम देखेंगे कि क्या सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या फिर नहीं है। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आप डायरेक्टली मेंस में इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आता है तो वहां पर इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं। बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर में जो टॉपिक दिए जा रहे हैं इन सभी टॉपिक को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें प्रोवाइड किया है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की न्यू एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन 3 की क्लासेस चल रही हैं। सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस प्लेलिस्ट की मदद से आप अभी तक की आई हुई क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो एंड आगे की क्लासेस हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एंड हाँ, हमारे जो नोट्स में डिस्काउंट चल रहा था 50% का, वो अभी चल रहा है। तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं अभी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। अब आते हैं और अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया जा रहा है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। हाँ, ये चीज़ आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी। आज के टाइम पर हमारे भारत देश में ऐसी स्थिति हो चुकी है जहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। हम चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, या फिर किसी उद्योग के क्षेत्र में देखें, या फिर हम एरोप्लेन के क्षेत्र में देखें, हम बिजली विभाग के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में आपको प्राइवेट सेक्टर तो उन्नति करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ कहे जाते हैं। पहला आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा आपका है न्यायपालिका, चौथा है आपका मीडिया, ठीक है। तो जो दूसरा स्तंभ है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका की विफलता की वजह से, ठीक है, कार्यपालिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इस वजह से आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं हैं उनमें आपको कमी देखने को मिल रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपको उन्नति देखने को मिल रही है। वो प्राइवेट जो सेवाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सार्वजनिक सेवाएं आपको बढ़ती हुई नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि किसी
व्यक्ति की अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो क्या करता है कि वो आराम करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब क्या, गवर्नमेंट हमें निकालने तो वाली है नहीं, ठीक है। अगर बहुत से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि भाई हमारी सैलरी काट ली जाएगी, सैलरी हमें मिलेगी। तो वो क्या करता है, काम कम करता है। कई बार क्या होता है कि लोग जाते भी नहीं काम पर हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। फिलहाल आजकल जो नए लोग इन सेवाओं को ज्वाइन कर रहे हैं वो नए लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आपको कई बार ऐसा देखने को मिल जाएगा। आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे, मात्र 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो स्कूल में क्या होता था, स्कूल वगैरह की हम बात करें तो टीचर जाते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। पता चला कि 9 बजे स्कूल खुल रहा है, आप जी 11 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है। और आप जी वहां से 4 बजे स्कूल बंद होने का है, ठीक है, और आप 2 बजे ही वहां से निकल आए। दिन भर बैठे बैठे स्कूल में सोते रहे, क्या पता रजिस्टर ही नहीं बनाया, स्कूल में बच्चों को बुक्स ही नहीं दी जा रही हैं, स्कूल में बच्चों को ड्रेस ही नहीं मिल रही, खाना खाने के लिए बच्चे केवल जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। आज के टाइम पर काफी सुधार हो चुका है जब नया युवा उसमें प्रवेश किया है, लेकिन हमारे जो ये बात कही जा रही है यहाँ पर है कि हमारी भारत देश एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहां पर निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक सेवाएं नहीं बढ़ रही। इसके पीछे का मुख्य रीजन है कार्यपालिका में विफलता, ठीक है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। हाँ, आजकल आप अगर देखोगे तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, अधिकतर लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भागते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता चला कि हम कराने गए थे इलाज और वहां पर हमारे कोई नई बीमारी तब तक पैदा हो गई, इलाज ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित हैं, इन सेवाओं का मूल्य जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो आपको जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिक देखने को मिलते हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा देना होगा। एंड ये आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में आपको झोला छाप डॉक्टर देखने को मिल जाएंगे जिनके पास, हमने अभी आपको बताया, प्रैक्टिशनर की डिग्री होती है, प्रैक्टिस वगैरह करके ये वहाँ पर बैठ जाते हैं। बट इनके पास में क्या है कि बड़े बड़े जैसे कि बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र नहीं होते हैं जहां पर क्या है कि आप हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे देखने को मिला है, हम कई सारी मूवीज में देखते हैं जहां पर मरने के बाद भी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रख करके उससे पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है। हम इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि भाई व्यक्ति अगर ज्यादा गंभीर हालत में गया तो उसकी जितनी अधिक जांचें हो सकती हैं सारी जांचें करवा ली जाती हैं। पता चला कि व्यक्ति बचेगा नहीं तो उसको जितनी ज्यादा इंजेक्शन महंगे से महंगे लगवाए जा सकते हैं लगवा दिए गए, जितना से जितना महंगा डॉक्टर बुलाने की कोशिश की जाती है। होता क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भाई मरीज से कहा जाएगा कि भाई हमारे एक डॉक्टर हैं जो कि विशेषज्ञ हैं, आपके मरीज की जो बीमारी है उसी के ऊपर विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, लेकिन उनकी जो फीस है वो 500 रुपये है, ठीक है। उनकी फीस कितनी है, 500 रुपये। अगर आप 500 रुपये फीस दे सकते हो तो हम उन डॉक्टर को बुला देते हैं, ठीक है। ऐसे 4 मरीज मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल में जो कि जिनसे 500 रुपये फीस की बात कर ली गई, चारों तैयार हैं कि भाई हमारे मरीज को आप बचा लीजिएगा, हम 500 रुपये फीस देने के लिए तैयार हैं, उन डॉक्टर को बुला दीजिएगा। अब डॉक्टर साहब बुलाए जाते हैं, पता चला कि डॉक्टर साहब प्राइवेट सेक्टर में अपना क्लिनिक खोलकर बैठे थे, उनसे कहा गया कि आपको 2000 रुपये के मरीज हमें मिल रहे हैं, इनमें से 1000 रुपये आप ले लेना और आ जाओ जल्दी से, आकर के इन मरीजों को देख लो, चारों मरीज मरने वाले हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से गाड़ी पर बैठ के आते हैं, चारों मरीजों को देखते हैं और उनके दवाइयों का एक लंबा चौड़ा पर्चा बना देते हैं, ठीक है। भाई वो तो मरने ही वाले थे, ठीक है, उनका इलाज होना संभव नहीं था, इसके बाद भी उनसे कमाई करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, चारों से 500 रुपए लिए गए, ठीक है, 500 रुपए लिए गए। हॉस्पिटल वाले के 2000 रुपए बने, 2000 में से 1000 रुपए डॉक्टर को दे दिए गए, 1000 रुपए क्या है कि हॉस्पिटल ने अपनी जेब में डाले। इसके बाद में डॉक्टर ने जो दवाइयों का पर्चा लंबा चौड़ा बनाया वो दवाइयां भी हॉस्पिटल की तरफ से दी गई, तो उसमें भी हॉस्पिटल ने कमाई की। ऐसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, ठीक है। मैंने ऐसे कई बार देखा है, हमारे शहर में जो हॉस्पिटल थे वहां पर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, मैंने कई बार देखा है। आपको इसके अलावा जो मूवीज होती हैं उनमें भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक कमाने के लिए जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके उपयोग नहीं किए जाते, प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या फिर सलाइन लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, देखो क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार आया, भाई एक काम करो, इनको बोतल चढ़ा दो, ठीक है, क्या है कितनी 2 बोतलें चढ़ा दो, उसके ऊपर 4 इंजेक्शन लगा देना ताकत के, ठीक है। भाई व्यक्ति को आप केवल पैरासीटामोल देकर ठीक कर सकते थे, ठीक है, थोड़ी बहुत दवाई देकर के, नॉर्मल दवाइयां देकर ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 500 रुपए की 2 बोतलें चढ़ा दी। इसके अलावा आप देखोगे जो महिलाओं को जो बच्चे होने वाले होते हैं उनके साथ में इस क्षेत्र में बड़ा स्कैम किया जाता है। क्या होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसमें हॉस्पिटल की कमाई कम होगी, लेकिन अगर ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी होने वाली
वाली, तो उसमें हॉस्पिटल की कमाई ज़्यादा होती है। इसमें हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी ऐसी डिलीवरी नहीं हो सकती है, आप ऑपरेशन करवाइएगा, और ऑपरेशन में उनकी तगड़ी कमाई होती है। तो ये चीज़ें आपको स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिलेंगी, जो निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या है कि ऐसे मूर्ख बनाने का काम नहीं किया जाएगा। आपका काम लेट होगा, वो चीज़ हम मानते हैं, बट एक्स्ट्रा काम जैसे कि हम कहते हैं कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे होने वाले होते हैं, उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है, ऐसी चीज़ें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आपसे उनकी आमदनी नहीं होने वाली, ठीक है। वहाँ पर तो बैठे आपकी सेवा करने के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जबकि साधारण इलाज पर्याप्त हो सकता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर अधिक कमाई करने के लिए कुछ जरूरत से ज़्यादा ही दवाइयाँ देना हो गया, इंजेक्शन लगाने हो गए, या फिर सलाइन, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बोतल वगैरह चढ़ाना हो गया, बीगो लगा करके, ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। हाँ, अभी मैं हाल ही की आपको बात बता रहा हूँ, हमारे गाँव में बड़े तौर पर क्या है कि डेंगू की बीमारी फैल गई, ठीक है। हर व्यक्ति को डेंगू देखने को मिल रहा था, भाई जो भी जांच करा रहा था उसको डेंगू ही निकल रहा था, और हर व्यक्ति को बोतलें चढ़ाई जा रही थी। एक व्यक्ति का जो पर्चा बन रहा था 10,000 से नीचे नहीं बन रहा था। झोला छाप डॉक्टर बैठे थे और सभी डॉक्टर 10-10 हज़ार रुपए का हर एक मरीज का पर्चा बना रहे थे कि भाई आप ये दवाइयां लेकर के जाओ, ठीक है, इसके बाद में ये आपके बोतलें लगेंगी, इतने आप फल लेकर के जाओ, ये सारी चीज़ें आपको खानी है, ठीक है। और दवाइयां भी वो मेडिकल स्टोर बताते थे कि इस मेडिकल स्टोर से लो जाकर के जहां पर उनका हफ्ता बंधा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको लगभग हर प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। हाँ, ये अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में एक आंकड़ा दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में जो भी आंकड़े दिए जाते हैं ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर एनसीईआरटी के अनुसार ही आंकड़ों को आपको लिखना होता है, ठीक है। तो जनसंख्या में अगर आप देखोगे हमारे भारत देश की जितनी जनसंख्या है उसका 20% भाग ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो बीमारी के दौरान अपनी आवश्यक दवाइयां खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, ठीक है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उनको भी इसी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो हमारे देश के केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो उनको अगर कोई बीमारी होती है तो वो जाकर के अपनी जो उनके पास सेविंग होती है उस सेविंग से बिना उनकी सेविंग पर कोई भी नुकसान आए वो अपनी दवाइयां खरीद सकते हैं, ठीक है। हम मतलब जिन्हें मिडिल क्लास फैमिली रखते हैं उनको भी इसी में जोड़ सकते हैं। दवा संबंधी खर्चों को उठाने के लिए कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। हम वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप गरीब नहीं मानोगे, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो वो अपनी दवाइयों को लेने के लिए भी कहीं कर्जा लेने के लिए जाते हैं, या फिर अपनी क्या है कि कोई संपत्ति को बेचते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। दोस्त से उधार मांगते हैं, रिश्तेदार से उधार मांगते हैं, और कई बार वो लोग इलाज भी नहीं करा पाते, लेकिन उनकी जो गिनती है वो गरीबों की श्रेणी में नहीं आती है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हमारे भारत देश के केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि दवाइयों को खरीदने में सक्षम रहते हैं हमेशा, ठीक है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या फिर चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग ऐसे हैं जो खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि 100 लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए जाकर के, उनमें से 40 लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 40 लोग जो अपने हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए किसी से पैसा उधार लेंगे या फिर अपनी संपत्ति को गिरवी रखेंगे, संपत्ति को बेचेंगे। ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आंकड़ा एनसीईआरटी बता रही है, ये आंकड़ा हमने अपनी तरफ से नहीं रखा, ये एनसीईआरटी बता रही है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। क्या है ना कि गरीब जो होता है कहते हैं कि उसका पेट तो खाली था ही था, अब बीमारी हो गई तो जेब भी खाली हो गई, ठीक है। संपत्ति थी उसे भी बेचना पड़ता है, ठीक है। तो गरीब के लिए सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है बीमार होना। एक तो उसके पास में आप पेट खाली है, ठीक है, अगर गरीब बीमार हो जाता है तो पहला उसका पेट खाली है, दूसरा उसका जेब खाली हो गई, और तीसरा वो कमा भी नहीं पाया क्योंकि बीमार है। तो गरीब के लिए सबसे दुख की बात ये होती है कि वो बीमार हो जाए, ठीक है। तो गरीबों के लिए एक परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह कि ऐसी स्थिति बार बार आती है, गरीबों को बीमारी बार बार लगती है। गरीबों को बीमारी क्यों लगती है बार बार, इस चीज को भी यहां पर समझो। तो गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं,
ठीक है। आप देखो गरीब जो होते हैं उनके बच्चों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है। उनको क्या है कि जो आमतौर पर जो गरीब घर की महिलाएं होती हैं वो अपने घर के बड़े लोगों को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी का तो पेट भर देती हैं, लेकिन उनका अपना पेट खाली रहता है। आप भी कई बार देखे होंगे, आपकी जो माँ होती है, हमारी जो आमतौर पर माएँ होती हैं, क्या करती हैं कि खाना बनता है, ठीक है, अपने लिए सब, जैसे कि आप कहोगे माँ सब्जी और चाहिए तो आपको सब्जी दे दी जाएगी, लेकिन माँ अपने लिए हो सकता है कि थोड़ी सब्जी में ही काम चला लें। ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। गरीब घर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। अब व्यक्ति जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसे पेट भर के भोजन भी चाहिए। गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनका ही पेट नहीं भर पाता है। अमीर लोग कम मेहनत करते हैं और इनके लिए खाना बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, और ये अपना पेट भर खाना भी खाते हैं। इसलिए आप देखोगे अमीर लोग मोटापे का शिकार होते हैं, ठीक है। गरीबों को क्या है कि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन इनका पेट नहीं भर पाता है, इस वजह से ये बीमारी का शिकार होते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति आज हमारे देश में, और केवल हमारे ही देश में नहीं है, ये लगभग हर देश में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह एंड साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। गरीबों के क्षेत्रों में अगर आप देखोगे, जो गरीबी की चपेट में आया हुआ इलाका आपको देखने को मिलेगा। गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनकी बस्ती ही अलग होती है। उनका आप देखोगे वो साफ पानी नहीं पी पाएंगे, गंदगी में रहेंगे, ठीक है। घर के लिए पर्याप्त उनके पास जगह नहीं होगी, झोपड़ी में रहेंगे, इसके बाद भी उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होगी। कई बार क्या करते हैं लोग, गवर्नमेंट की जो जगह होती है वहां पर अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। फिर अगर कोई अपराध इनसे हो जाता है बड़ा, या फिर इनके बच्चों से, तो गवर्नमेंट हटाकर आकर के इनकी झोपड़ी भी तोड़कर फेंक देती है। अभी आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो, एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गरीब थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की जमीन पर जाकर के कब्जा कर लिया और वहां पर जाकर अपना घर बना लिया। अब उनके बच्चे बड़े हुए, उनको तो पता नहीं कि उन्होंने कैसे, उनके पिताजी ने जिंदगी जी, कैसे अपना घर बनाया, कैसे अपना काम चलाया। उन्होंने क्या किया, कोई बड़ा जाकर के अपराध कर दिया, जैसे किसी लड़के का बलात्कार कर दिया। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई तुमने हमारी एक तो गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, ऊपर से आपके बच्चे गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको दंड देना चाहिए। तो दंड के रूप में उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये चीजें आपको अधिकतर देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पीने का पानी इनको उपलब्ध नहीं होता है, इसके बाद में घर के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होती है, साफ वातावरण भी तक इनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, जो गरीब होते हैं इन लोगों को, ठीक है। और इसीलिए ये बीमार पड़ने के लिए, इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। हाँ, ये भी देखने को मिलता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पैसा ही केवल कारण नहीं होता है कि आपको अच्छी इलाज नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो आपको समझ में आ रहा होगा, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे आगे पढ़े बिना, कि भाई मान लेते कि अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसा तो खूब था, लेकिन उसको जो बीमारी हुई उसका इलाज कोई नहीं था। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू अब जो यहां पर दिया गया उसको समझो। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। आपको देखने को ऐसा मिलेगा ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब महिलाएं आमतौर पर बीमार पड़ती हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया जाता। पहले क्या करेंगे, उनको स्थानीय रूप से अपनी घरेलू दवाइयां देंगे कि ये खा लो, वो खा लो, ये अपना घरेलू इलाज करके देखो, ठीक है। ऐसा आपको अधिकतर लगभग 90% घरों में ऐसा करते हुए देखने को मिल जाएंगे जो जागरूक नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो जागरूक नहीं है बीमारियों के प्रति, वो क्या करेंगे, ग्रामीण इलाकों में कहा जाएगा कि भाई ये आप ऐसा करो कि आप ये दवाई खा लो, ठीक है, हम मेडिकल स्टोर से आपके लिए दवाई लेकर आ रहे हैं। या फिर आप एक काम करो, आप ये आयुर्वेदिक नुस्खा अपना करके देखो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे कई सारी बातें इनसे कही जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल दिया रहा है, कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पर तो आपको स्वास्थ्य केंद्र ही देखने को नहीं मिलते, यहां पर पैसे की तो बात ही नहीं है, ठीक है, वे भी अच्छी तरह से नहीं चलते। अच्छा, यहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं भी, और वो भी अच्छी तरह से चलाए नहीं जाते हैं, ठीक है। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। यहां पर तो पैसे का मैटर नहीं है, जो आपको आदिवासी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, यहां पर एक तो स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, ठीक है, जो हैं वो अच्छे ढंग से चलाए नहीं जाते, एंड प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस इलाके में आपको एक ये चीज देखने को मिलती है कि भाई कई बार पैसा होने के बाद भी, ठीक है, और कई बार पैसा मैटर ही नहीं करता है इलाज के लिए, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहां पर बात की, क्या सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं?
तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को देखा कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन है उस क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति हो रही है। दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि अधिक कमाने के लिए हॉस्पिटल किस प्रकार से अपनी रणनीति चलते हैं, किस प्रकार का स्कैम करते हैं यहाँ पर। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि हमारे देश के कितने % लोगों को इलाज मिलता है, ठीक है, और जिन लोगों को इलाज मिलता है उसके लिए उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। अगले पॉइंट में हमने देखा कि केवल जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ में मुसीबत का कारण कैसे बीमारी बनती है, ठीक है। इसके बाद में गरीब आखिरकार बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं ये भी हमने देखा, क्योंकि सबसे पहले उनको पोषण की कमी होती है, दूसरा जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे कि पीने का पानी हो गया, पर्याप्त जगह रहने के लिए, इसके अलावा साफ वातावरण, ये चीज़ें इनको उपलब्ध नहीं होती जिस वजह से ये बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई बार पैसा इलाज में मैटर नहीं करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। कई बार क्या है कि कई सारे इलाके आदिवासी इलाके आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ही उपलब्ध नहीं है, और कई बार जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाया ही नहीं जाता है। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हमारा अगला पॉइंट है क्या किया जा सकता है, हाँ अच्छा इन क्षेत्रों में किस प्रकार से हम सुधार ला सकते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। सबसे पहले हमने डिस्कस की स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमने कितनी उन्नति की है और हमारे देश में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमें निगेटिव चीजें देखने को मिलती, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमने निजी स्वास्थ्य सेवाओं के और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको डिस्कस किया, फिर हमने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस किया, एंड अब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इसे कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां पर जानकारी दी गई है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सभी को इलाज प्राप्त हो, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें। तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो गरीब हों या फिर अमीर हों या फिर सुविधाहीन व्यक्ति ही क्यों ना हो, सभी को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं पर, एक मिनट, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना की आधारभूत सुविधाओं, जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर होता है। हाँ, क्या कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई देखो फिर भी अगर आप देखोगे, मतलब अगर सरकार हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा देती है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लोगों का जो स्वास्थ्य होता है जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं के ऊपर डिपेंड करता है उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं लेकिन आपकी जीवन की जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे कि स्वच्छ पानी मिलना, जगह मिलना, स्वच्छ वातावरण मिलना, पेट भर भोजन मिलना, ये चीजें अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपकी अगर सामाजिक स्थिति सही नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे। फिर आपको कितनी भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों ना उपलब्ध करवा दी जाएं, कितने भी अच्छे डॉक्टर, कितना भी अच्छा इलाज क्यों ना उपलब्ध करवा दिया जाए, ये सब कुछ बेकार होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा संभव है, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पक्ष हो गए? एक तो हमें गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी होंगी, दूसरा जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं इनको भी गुणात्मक और अच्छी तरह से हमें पूरा करना होगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, केरल का अनुभव लेते हैं। केरल में क्या है कि अगर आप 1996 का एग्जांपल लेकर के देखोगे तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, ठीक है। राज्य में क्या किया? कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए। सबसे पहला इन्होंने चेंज क्या किया? तो सबसे पहला आपको जो चेंज देखने को मिलेगा, राज्य के पूरे बजट का 40% जो भाग था वो पंचायत को दे दिया गया कि भाई पंचायत जो है इस बजट का 40% भाग रखेगी और इससे अपना विकास करेगी। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं और योजनाओं को, ठीक है, आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया कि भाई जो बजट बनाया जाता था पूरे साल का उसका 40% भाग क्या किया कि पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतों जो थी उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके और उसकी पूर्ति करने के लिए काम किया, ठीक है। इससे गांव के लिए पीने का जो पानी है वो उपलब्ध हुआ, आहार उपलब्ध हुआ कि भाई सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के क्षेत्र में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इससे क्या हुआ, जब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिला, आहार मिलने लगा अर्थात भोजन मिलने लगा, औरतों का विकास होने लगा, शिक्षा के क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में जब विकास हुआ, भाई अधिकतर अगर आप हमारे देश की जनसंख्या देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और जब ग्रामीण क्षेत्र ने विकास किया तो वहां पर क्या है कि बीमारियां कम फैलने लगी। अधिकतर बीमारियां भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं, तो उससे वहां पर बीमारियां
बीमारियां कम फैली। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, जैसे कि साफ सफाई हो गया, रोजगार ना मिलना हो गया, और भी कई सारे सेक्टर थे, तो इन सभी सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार आया। इससे क्या हुआ, इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, ठीक है। 40% जब जो भाग था वो क्या है कि ग्रामीण इलाकों में जब लगा दिया गया, जो वहां के मतलब पंचायतें थी उनको दे दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे सेक्टर्स में सुधार लाया गया, जैसे कि स्कूल और आंगनबाड़ी जो केंद्र थे उनको सुधार दिया गया, जो मतलब हाँ, इसके अलावा गांव की समस्याओं को सुधार दिया गया, ठीक है। और जो जल वितरण योजना थी उसको सही कर दिया गया। कई सारे क्षेत्रों में विकास करने के बाद भी कुछ समस्याएं जो थी वो बनी ही रही, जैसे कि दवाइयों की कमी। हम हॉस्पिटल तो अच्छे बना लेंगे, डॉक्टर अच्छे ले आएंगे, लेकिन वहां पर दवाइयों की कमी बनी रही। अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, ठीक है, ये भी मतलब क्या है कि एक कमी बनी रही। पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना, ये गवर्नमेंट करती है, भाई हम आम जनता को पैसा दे देंगे, जनता डॉक्टर तो ले नहीं आएगी, डॉक्टर तो भाई बनाना ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है कि डॉक्टर को बनाती है, उसके लिए इस क्या है कि बड़े बड़े जो तो यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, जहां पर क्या है कि बच्चे आकर के पढ़ें, डॉक्टर बने। ये डॉक्टर को तैयार करना गवर्नमेंट का काम है। ये भाई स्थानीय स्तर की जो पंचायतें वो डॉक्टर तो बनाएंगे नहीं, वो कॉलेज तो खोलेंगे नहीं, तो यहां पर ये काम किनका, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये क्या है कि समस्याएं वहां पर बनी रही, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता आज भी देखने को मिलती है वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक देश हमारा है कोस्टारिका, जो कि कहां का है, मध्य अमेरिका का देश देखने को मिलता है। ये सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, कोस्टारिका, ठीक है। ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को इन्होंने किस तरह से बेहतर बनाया और यहाँ की बीमारियों को किस तरह से इन्होंने कम किया, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। देखो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है, तो इसका मुख्य कारण जो था यहाँ के संविधान में ही निहित है। कई वर्षों पहले अगर कोस्टारिका देखोगे तो कोस्टारिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। कोस्टारिका में आज भी आपको सेना देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोस्टारिका ने क्या किया, एक निर्णय लिया कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। अब जब उन्होंने सेना नहीं रखी तो सेना के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, फिर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सेना के क्षेत्र में जो एम्प्लॉय रखोगे आप, जो सैनिक रखोगे, ठीक है, उनको आप क्या है कि सुविधाएं उपलब्ध करवाओगे, उनको सैलरी दोगे। इसके अलावा आपको कई सारी चाहे कि राइफल्स हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हथियार चाहिए होंगे, गाड़ियां चाहिए होंगी, और भी बहुत कुछ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो वो पैसा बचा, और उन्होंने वो पैसा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इस पैसे को लगाया। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोस्टारिका की सरकार का ये मानना है कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें स्वस्थ रहना, हमारे देश को स्वस्थ भी रहना होगा, हमारे देश के युवाओं का स्वस्थ रहना होगा। अच्छा, हमारे यहाँ के जो महान व्यक्ति हुए थे विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो युवा हैं, ठीक है, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे देश के युवा स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इस देश का मानना यह है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और लगभग हर देश का ये मानना होता है। हमारे देश के लिए भी ये बात इंप्लीमेंट होती है, इसको मानना होगा, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाता है वहां पर, ठीक है। वहां की सरकार जो है बहुत अधिक वहां के देश के मतलब जनता के ऊपर, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, ठीक है। जो स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं मिलनी चाहिए वो देती हैं, और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है, जैसे कि पीने के लिए सुरक्षित पानी, साफ पानी मिलना चाहिए, सफाई, पोषण और आवास, इन सभी चीजों को प्रदान करती है वहां की सरकार, ठीक है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग वहां का माना गया है, ठीक है। भाई अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी कि क्या खाने से आप बीमार पड़ोगे, किस मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस मौसम में कौन सी चीजें खानी चाहिए, जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप गर्मियों में देखोगे तो लोगों के दाद वाली जो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। पैरों के बीच में क्या है कि दाद बढ़ जाता है लोगों का। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप टाइट कपड़े पहनते हो गर्मी में और पसीना आपका वहीं पर मरता रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर लुंगी जैसा
कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा है। हवा जाती रहती है जिससे पसीना वहां पर मरता नहीं है, और वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया जमा नहीं होते हैं, जिससे कि दांत वगैरह की समस्या नहीं होती है। लेकिन हमने फैशन में आकर क्या किया, हमने विदेशी कल्चर को अपना करके क्या किया, जीन्स पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज का ज्ञान होगा कि जीन्स पहनने से, गर्मी में अगर आप जीन्स पहनोगे तो इससे आपको दांत वगैरह की समस्या हो जाएगी, तो आप उसे नहीं पहनोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वहां की सरकार ने क्या किया, जो मतलब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा दी। ठीक है, स्वास्थ्य की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कि भाई हम स्वास्थ्य की शिक्षा भी देंगे। ठीक है, तो हर चीज के बारे में जानकारी भी दी गई। इससे कोस्टा रिका की जो सरकार है उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया, और अगर आप देखो तो सबसे स्वस्थ देश ये माना जाता है। इसी तरह से हम इन्हीं चीजों को अपना करके अपने देश में भी विकास कर सकते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पहला पार्ट हमारा 37 मिनट का था, दूसरा 49 मिनट का आया। अब आप जोड़ लो कि अगर हम एक ही वीडियो में दोनों पार्टों को कवर करते, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते, तो कितना बड़ा वीडियो हो जाता है। इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 पार्टों में रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड चैप्टर समझ में आया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को अभी थोड़ी देर में डालेंगे। ठीक है, डेली हम जो क्लासेस लाते हैं उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को टेलीग्राम पर रात को क्विज में हम आपको देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्विज जरूर ज्वाइन किया करें, टेलीग्राम पर डेली आती है। ठीक है, एंड टेलीग्राम पर हमने कई सारे पीडीएफ भी उपलब्ध करवा के रखे हैं, तो आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। अभी जो हमने क्लासेस करवा दी हैं उनके नोट्स उपलब्ध हैं, आप अभी के भी उन नोट्स को परचेस कर सकते हो। एंड हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 दोनों ही चैनलों पर न्यू एनसीईआरटी से जुड़ी क्लासेस चल रही हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप सारी की सारी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो है हमारा चैप्टर राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। इस चैप्टर को भी हम 2 पार्टों में, अगर हो सकेगा तो एक ही पार्ट में लाएंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो 2 पार्टों में कवर करेंगे। एंड इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।